बली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय, बली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बात थोड़ी लव जिहाद की कर ली जाए, क्योंकि अगर आप पहली नजर में करिए तो लव प्रेम ये सब बातें आती हैं तो लगता है कि ये तो कुछ प्रेम की बात होगी, कुछ इस तरह की बात होगी, लेकिन लव जिहाद यहाँ पे प्रेम नहीं तोड़ने की बात हो रही है। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डिनेंस, ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस हो गया है, पास कर दिया है। गवर्नर के अप्रूवल जैसे ही उस पर हो जाएगा वो कानून बन जाएगा। वो बेसिकली जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन जो हो रहा है, धर्म परिवर्तन, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं इस पे आने से पहले एक जरा लव जिहाद कहां से शुरू हुआ, क्योंकि आप भी, हर एक को ये लग रहा है कि इसमें एनआईए क्या कर रहा है, ये सब कोट किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। उस रेफरेंस को जरा एक बार आपके साथ क्लियर कर लूं और फिर मेरा जो विचार है उसके बाद बारे में बात होगी। बात वही है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन ये हो रहा है कि नहीं, स्टेट काजी जो है वो इसमें कुछ ना कुछ करेगा। ये सारी बात शुरू करने के लिए कई केसेस हैं, लेकिन मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूं केरल से, क्योंकि आप बार बार बात केरल कर्नाटका की सुनते होंगे। एक अखिला अशोकन नाम की एक महिला थी, महिला क्या 24 वर्षीय लड़की थी। उसने दिसंबर 2016 में धर्म परिवर्तन करके हादिया हो गई और उन्होंने एक मुस्लिम लड़के शफीन जहान से दिसंबर 2016 में शादी कर ली। उसके बाद हादिया के माता पिता जो थे वो हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये शादी के पर्पज से नहीं हुई है, इसको आईएसआईएस ने फियादीन बनाने के लिए मेरी लड़की मतलब अखिला अशोकन को फिदाइन बनाने के लिए, मतलब टेररिस्ट बनाने के लिए इसको कन्वर्ट किया है एक षड्यंत्र के तहत। और अच्छा, ये मैं इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं। देखिए, जहां पे भी माता पिता की मर्जी के बिना शादी होती है, वो भले ही रिलीजन, सेम रिलीजन में भी हो, इंटरकास्ट भी हो, किस तरह के बेहुदे आरोप लगाए जाते हैं, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है, ये सबको पता होगा। डिवोर्स केसेस में भी कितने गंदे गंदे आरोप लगते हैं, जो मतलब लड़के के घर वालों के ऊपर या लड़की के घर वालों के ऊपर अजीब अजीब तरह के आरोप लगते हैं। खैर, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आईएसआईएस का इसमें षड्यंत्र है और इसको केरल हाई कोर्ट ने मतलब अपहेल्ड किया और इसको केरल हाई कोर्ट ने मई 2017 में अपहेल्ड किया और हादिया, मतलब जो पुराना नाम अखिला अशोकन को, उसके माँ बाप के पास वापस सुपुर्द कर दिया गया। इस जजमेंट के अगेंस्ट जो शफीन जहां थे, इनके जो हस्बैंड थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले की सुनवाई शुरू की तो उन्होंने एनआईए को इसलिए सुपुर्द कर दिया कि टेररिस्ट के बारे में देश की जो सबसे सर्वोच्च संस्था है वो एनआईए है, जहां पे टेररिज्म और इस तरह की बात आती है। बंबई ब्लास्ट के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था। एनआईए को सुपुर्द किया जाए जानने के लिए कि इसमें टेररिस्ट एंगल क्या है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट दी। उसने कहा कि 89 केसेस, 89 केसेस में 11 केस को उन्होंने पिक किया और जो इंटरफेथ मैरिज, मतलब अंतर धर्म के जो, मतलब इंटर रिलीजन मैरिज थी, इंटरफेथ, इंटर रिलीजन, उसको इन्होंने 11 केसेस को ठीक से जांच की। एज फार एज उसने फिर एनआईए ने लिखा, और मैं वो पढ़ दे रहा हूं। एज फार एज एनआईए इज कंसर्न, द मैटर स्टैंड्स क्लोज्ड एज द एजेंसी हैज नॉट फाइंड एनी एविडेंस टू सजेस्ट दैट इन एनी ऑफ दीज केसेस ईदर द मैन और द वुमन वॉज कोर्स्ड टू कन्वर्ट। उसको जबरदस्ती उसका धर्मांतरण हुआ था, इस तरह का कहीं कोई फाइंडिंग नहीं है। और उसने ये भी कहा कि उसमें से 3 केसेस है फेक। और इसी की बिना पे जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने जो केरल हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसको मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया। मई 2017 का केरल हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसको चेंज कर दिया और हादिया और या अखिला अशोकन को उसके पति शफीन जहान के साथ फिर वापस भेज दिया गया। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि एनआईए ने जो कहा था, उसने इसलिए देखा था कि एनआईए ने जब अपनी ये जांच की
तो उसको एक चीज कॉमन लिंक मिली थी, और वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जैसे जिस तरह से कई चीजें एक दूसरे से लिंक की जा रही हैं, उनको एक कॉमन लिंक मिला था कि ये जो 11 मैरिजेस इन्होंने इन्वेस्टिगेट की थी, उसमें पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो था, उसने किसी ना किसी तरह से पुरुष या स्त्री इस शादी में की मदद की थी, जो कन्वर्जन इन इस्लाम में। लेकिन कोई एविडेंस पीएफआई के अगेंस्ट नहीं किया गया, उसने मदद हर एक में की थी। और ये मैं आपको फिर से मैं एक पैरेलल इसलिए चल रहा हूं कि उसको आप समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत से हमारे दोस्त मित्र घर परिवार में अगर कहीं शादियां हुई हैं इंटरकास्ट खास करके, तो वो सनातनी हिंदू हैं वो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो बहुत से लोग आर्य समाज मंदिर में जाके घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी किए हैं। आर्य समाज मंदिर में ये शादी, ये बहुत कॉमन चीज है, मैं इसलिए कह रहा हूं इंटरकास्ट मैरिज के लिए। उसी तरह से पीएफआई में जैसा एनआईए ने कहा कि उसने ये जब शादियां हुई तो कहीं ना कहीं से उसने मदद की थी उस कन्वर्जन में, लेकिन नो एविडेंस फाउंड अगेंस्ट पीएफआई, ये भी उसने कहा। लेकिन साथ में एनआईए ने यह भी वार्न किया कि हम ये जो क्लीन चिट दे रहे हैं वो पीएफआई को उसके सीरियस चार्जेस ऑफ मर्डर, ये तो कन्वर्जन की बात अलग होगी, सीरियस चार्जेस ऑफ मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं उसमें क्लीन चिट नहीं मिल रही है, क्लीन चिट इसमें मिल रही है, ये एनआईए ने स्पष्ट किया था। अब कल तारीख 24 नवंबर 2020 में एक जो ऑर्डिनेंस आया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। अब मुझे जरा एक चीज ये बताइए कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसका नाम इतना टेढ़ा क्यों रखा जाता है? जैसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध तो ठीक है, धर्म समपरिवर्तन और धर्म परिवर्तन में मुझे फर्क नहीं नजर आता है। समपरिवर्तन क्यों किया गया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मतलब मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसलिए जा रहा हूं कि कुछ वर्ड्स को इतना मुश्किल किया जाता है जो समझने में मुश्किल हो। समपरिवर्तन प्रतिषेध, अब प्रतिषेध की जगह निषेध कर देते हैं, निषेध ज्यादा आसानी से समझ में आने वाला, प्रतिषेध आप ढूंढते रहिए। अध्यादेश 2020 मतलब आम जन की, इसको कहते हैं ना कि आम जन की भाषा में प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। और इन्होंने कहा इसके अनुसार कि अगर इस तरह का पाया गया तो शादी शून्य हो जाएगी। अब शादी को अमान्य बोलिए ना, ये वर्ड की जो गूगल ट्रांसलेट से आप हिंदी कराते हैं, जो भी इसके ट्रांसलेटर हैं, मतलब क्यों इस तरह की भाषा कर रहे हैं? मैं भाषा इसका विषय से हट के बात कर रहा हूं। अब ये बिल्कुल चीज क्लियर है कि अगर शादी का सोल इंटेंशन चेंज ऑफ गर्ल्स रिलीजन है तो इसमें ये आपराधिक श्रेणी में आ रहा है, और इसके लिए 10 साल तक की सजा और 25 से 50,000 जुर्माना क्या क्या है। मूल प्रश्न अभी भी ये रह जाता है जो मेरे हिसाब से, कि आप शादी करने के लिए आपको किसी से प्रेम है, उससे आप शादी करना चाहते हैं, इसके लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, या धर्म परिवर्तन करना है इसके लिए शादी बहाना हो रहा है। दोनों बिल्कुल फर्क चीजें हैं। ऑब्जेक्शन किसी को भी इसमें होगा, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि अगर शादी के बहाने से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, विच विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मिसलीडिंग, और ये पनिशेबल है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उसमें अगर किसी को बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वो पनिशेबल है एग्जिस्टिंग लॉज में, हमारे आईपीसी। इससे क्या नई चीज हो जाएगी नहीं मालूम। जो इनके प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह है, उन्होंने जो चीजें कही, उन्होंने कहा इससे लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव होगा। अब इससे क्या लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होगा नहीं मालूम। दूसरा ये कहा है कि उनका सिद्धार्थ सिंह जी का कहना है कि वुमेन, महिलाएं, खास करके SC ST के से जो महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए, उनको ये बहुत सशक्त करेगा। भाई आपकी सरकार है, आपकी एक बड़ी पार्टी है, मेरे हिसाब से एक बहुत आसान सी चीज कर दीजिए, महिलाओं की ताकत बढ़ जाएगी। इससे महिलाओं की कितनी ताकत बढ़ेगी मुझे नहीं मालूम, ये तो एक्सपेरिमेंट है। बार बार मांग की जा रही है कि 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। आप अपनी पार्टी में कह दीजिए सार्वजनिक रूप से कि 33% टिकट हम केवल महिलाओं को देंगे, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे पंचायती चुनाव हो। महिलाओं की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। आप महिलाओं को ये लव जिहाद और उसमें उनका ये सब क्यों, किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? आप महिलाओं को, अगर इतनी फिक्र है आपको और जेन्युइन है उस फिक्र में, तो महिलाओं को वो दे दीजिए।
क्योंकि मैं जिस बात के लिए कह रहा हूं, देखिए ये सारे कानून हैं। अगर कोई बहला फुसला के धर्म परिवर्तन कराता है, उसके लिए कानून है हमारे यहां, उसको क्यों भ्रमित कर रहे हैं। एक नया शब्द गुफा और आ गया है। अब डीएम की परमिशन, डीएम को इन्फॉर्म करना होगा 2 महीने के पहले, 2 महीने का नोटिस पीरियड। आप एक चीज बताइए, कोई भी चीज जहां पे भी एक नया इंस्पेक्टर नया वो आ जाता है तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है कि कम होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बार बार कहा जा रहा है कि ना, नंबर ऑफ ये जो लाइसेंस है, नंबर ऑफ परमिशन है, इसको कम किया जाए। अब शादी ब्याह के मामले में भी अगर आप डीएम और इनको कर देंगे तो डीएम के या किसी भी सरकारी उसके जाने से शादी करना ज्यादा आसान होगा कि मुश्किल होगा, ये इसका जवाब आप ही लोग दीजिए। इसके साथ ही साथ 24 तारीख को, ये 25 का ऑर्डिनेंस आया, 24 तारीख को हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसको बोलते हैं, जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल जी का एक जजमेंट आया है। वो जजमेंट इसलिए आप समझ लीजिए कि वो जजमेंट इंपॉर्टेंट है। उस जजमेंट ने कहा है कि उससे पहले के जो 2 जजमेंट हाईकोर्ट ने दिए थे, नूरजहां वाला केस में और प्रियांशी वाले केस में, ये 2 केसेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसके बारे में उन्होंने कहा, इस डबल बेंच ने, इज नॉट लेइंग गुड लॉ, ये अच्छे कानून के दायरे में नहीं आता, ये अच्छा कानून नहीं किया था हाईकोर्ट ने, क्योंकि उसने स्पष्ट किया है राइट टू लिव विथ अ पर्सन, ये मेरा राइट है, ये किसी इंडिविजुअल का, इस देश के संविधान उसको ये हक देता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल रहता है हरदम। तीसरा, उसने कहा है राइट टू चूज पार्टनर, और ये सब आर्टिकल 21 में ऑलरेडी कवर्ड है, इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। जल्दी से एक और कह दूं, क्योंकि इन दो केसेस का, नूरजहां और प्रियांशी केस का बार बार उदाहरण दिया जा रहा था ये ऑर्डिनेंस लाने के लिए, जिसको 24 नवंबर को उसी की एक डबल बेंच अदालत ने कहा है कि ये खराब लॉ था। एक चलते चलते जल्दी से बता दें, क्योंकि उसका उदाहरण भी दिया जा रहा है। एक उदाहरण और दिया जा रहा है, लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस 2005-2006 की बात हो रही है, जल्दी से बता दें उसमें क्या हुआ था। कहा जा रहा है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी की जा रही है और इसलिए वो शादी नल एंड वॉइड है। समझ लीजिए बात क्या थी। एक घोष बाबू थे, मैं पूरा नाम अभी याद नहीं है, उनकी एक शादी थी, पुरानी शादी थी, और उनका फिर दिल कहीं और आ गया। घोष बाबू दूसरी शादी करना चाह रहे थे, वो भी हिंदू थी। तो घोष बाबू ने क्या किया कि इससे बचने के लिए उन्होंने तुरंत खुद भी मुसलमान हो गए और जो महिला जिससे शादी करना चाहते थे, जो हिंदू थी, उसको भी मुसलमान धर्म बनवा दिया और फिर वो शादी की है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शादी इसलिए, और जान लीजिए ये नहीं कहा उसने, शादी इसलिए है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, जिसके अनुसार घोष बाबू की पहली शादी हुई थी, उसमें बाइगेमी, 2 विवाह आप नहीं कर सकते हैं। आपकी एक पत्नी अगर है और आपको दूसरी शादी, या आप किसी भी कारण से पहले डाइवोर्स की लीजिए, तलाक लीजिए, तब जाके आप दूसरी शादी कर सकते हैं। यह नहीं है कि जब आप चाहिए 2 शादी कर लें। आपने केवल 2 शादी करने के नियत से ये क्राइम किया और इसलिए वो था। तो दोनों का फर्क समझ लीजिए जो बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि एक चीज लार्जर क्वेश्चन है। अब मैं मूल मुद्दे पे आ जाऊं, एक लार्जर क्वेश्चन को एड्रेस करना है। उत्तराखंड की सरकार है, कल मैंने लाइव किया था, उसमें कोई कह रहा था बिहार में भी है, उत्तराखंड में बिल्कुल पक्का पता है। वहां पे अगर आप इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज किसी SC ST के साथ करते हैं तो सरकार 50,000 रुपए को आपको एक पैसा देती है फॉर इंसेंटिव के तौर पे, ये बढ़ावा देने के लिए। सरकार का यह मानना है कि अंतर जाति और अंतर धर्म वाले जो विवाह होते हैं उससे सद्भावना बढ़ेगी, इसीलिए किया जाता है। और मेरे ख्याल भी आज जहां दुनिया पहुंच रही है, जहां सीमलेस दुनिया हो रही है, ये राइट टू इंडिविजुअल रहना चाहिए, जिसका जहां आज इस देश में अब ये कानून बन गया है कि अगर पुरुष पुरुष के साथ रहना चाहता है तो रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राइट टू लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा है, बिना शादी के अगर 2 वयस्क स्त्री पुरुष रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, मतलब सो कहते हैं मियां बीबी की तरह। तो अगर ये सारी चीजें दी जा रही हैं तो आप क्यों इसको एक, और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, नियत वोट है
क्योंकि किसी भी तरह से इसको वोट पे करें। और एक छोटी सी बात मैं इसलिए बता दूं कि और मेरे पिताजी हरदम कहते थे, इसलिए मेरे पिताजी जब हम लोग मतलब अभी बड़े हो रहे थे और वो शादी के समीप आ रहे थे, शादी, तो मेरे पिताजी हरदम कहते थे कि जब बाप बनोगे तब समझ में आएगा। और उसका कारण ये था शायद कि वो कई चीजें आपकी समझ में नहीं आती हैं। जिसने शादी नहीं की है, जिसको जो भी शादीशुदा, शादी के अपने एक उसके खट्टा मीठा अनुभव है। शादी जब आपकी होती है तो वो एक ढंग से चलती है, कुछ खींचतान होती है, एडजस्टमेंट होता है, और फिर आप शादी चलाते रह जाते हैं। शादी ये लॉ और उसके साथ के अलावा भी कहीं है। और आज की तारीख में जब इतने डाइवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, मतलब किसी भी समाज में बढ़ रहे हैं, उसमें शादी कैसे और अच्छे ढंग से चले इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए, कि शादी को और हम कैसे ना चलने दें इसमें ध्यान होना चाहिए। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि ये ब्रह्मचारी है। ये चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि परिवार क्या होता है। अब वो कहने को कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है, वो सब बातें किताब की ठीक है, लेकिन परिवार वाला आदमी ये समझ सकता है कि शादी ब्याह क्या है, शादी ब्याह के कंपल्शंस क्या है, उसके खींचतान क्या है, और वो कैसे चलती है। चलते चलते जल्दी से 2-3 बातें, क्योंकि अब सब लोग कहेंगे इसमें होना क्या चाहिए। एक पहली चीज, पूरे देश में अगर आप कोई भी कानून कर रहे हैं तो पूरे देश में कानून लाइए ना। ये स्टेट टू स्टेट आप क्या कानून चेंज करना चाह रहे हैं भाई। अगर आपने उत्तर प्रदेश में ले आए, बगल में आदमी दिल्ली चला जाएगा, हरियाणा चला जाएगा, मध्य प्रदेश चला जाएगा, बिहार चला जाएगा, कहीं भी जाके शादी कर लेगा, उत्तराखंड चला जाएगा, वहां अगर ये कानून नहीं है तो इस कानून, अगर कोई भी कानून आना है, एक आना चाहिए, खास करके जो पर्सनल इस तरह के हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से जो मेरा है कि अगर ये इंटर रिलीजन शादी में आपको ये लगता है कि नहीं, और ये फैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इंटर कास्ट से ज्यादा इंटर रिलीजन जब शादी होती है तो समाज में थोड़ा ज्यादा लोगों को लगता है कि नहीं देखो उसने दूसरे धर्म में शादी की। ठीक बात है। इसका एक सीधा सा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर आप इंटर रिलीजन शादी कर रहे हैं और अगर कभी तलाक की नौबत आती है तो जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हुआ है उसको कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलना चाहिए। मैं फिर से समझा दूं, एक लड़की हिंदू थी, उसने मुसलमान बन के मुसलमान धर्म में परिवर्तन किया और फिर उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी की। शादी के 2, 4, 10, 20, 25, 38 साल बाद, क्योंकि अब तो 38 साल बाद भी बड़े बड़े आदमी तलाक ले रहे हैं, 38 साल बाद अगर वो तलाक लेती है शादी की, 38 साल या कभी भी, तो जैसे मुसलमानों में एक मेहर की रकम होती है उसको दुगना चौगुना कर दीजिए। क्योंकि आपने इंटर रिलीजन अगर शादी की थी तो वहां पे आप कानून ले आइए कि अगर इस तरह की आपने शादी की है तो उसको बांधने की कोशिश करिए जिससे शादी निभ जाए। उसी तरह से जो भी परिवर्तन कर रहा है उसको प्रोटेक्शन दे दीजिए मेरे हिसाब से। और अंत में चलते चलते, अरे जनाब, देश में इस समय आर्थिक सवाल, बेरोजगारी, महंगाई, ये ज्यादा जरूरी सवाल हैं। ये किन चीजों में आप लोगों को मतलब फंसा रहे हैं, किन चीजों में लोगों को ये लग रहा है कि नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है, धर्म खतरे में है। मेरे हिसाब से आज देश की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 100 तक कह लीजिए, वो समस्याएं आर्थिक हैं। और आर्थिक चीजों पे सारे सरकार को भी, इस पूरी व्यवस्था को भी ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।